भारत और सिंगापुर ने तीव्र और सुगम लेनदेन की सुविधा प्रदान करने के लिए संयुक्त डिजिटल भुगतान प्रणाली का किया शुभारंभ। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। मुख्यमंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया कि नूंह जिले के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को मिलेगा विशेष भत्ते का बकाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार पराली जलाने की चुनौतियों को आर्थिक लाभ के अवसरों में बदलने के लिए कर रही है हर संभव कोशिश। और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होडल के नागरिक अस्पताल पलवल में यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए लगाया गया विशेष शिविर। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। भारत और सिंगापुर ने एक संयुक्त डिजिटल भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया। ये प्रणाली दोनों देशों के नागरिकों को तीव्र और आसान गति से सीमा पार लेन देन करने की सुविधा प्रदान करेगी। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ ने इन लेन देनों को सुगम बनाने के लिए एक समझौता किया है। इस सुविधा का संयुक्त शुभारंभ आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने किया। दोनों देशों के लोगों के लिए इस सुविधा के शुभारंभ को एक उपहार बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये फिनटेक कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। उन्होंने कहा, अब लोग कम लागत और तेजी से मोबाइल फोन से परिजनों को पैसे भेज सकेंगे और अन्य लोगों के अलावा पेशेवर व विद्यार्थी इस भुगतान प्रणाली का लाभ उठा सकेंगे। बहुत पुरानी है, समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। फिनटेक की दुनिया में भारत के हजारों स्टार्टअप्स अपना लोहा मनवा रहे हैं। इसी ऊर्जा की वजह से आज रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। आज यूपीआई भारत में सबसे पसंदीदा पेमेंट मैकेनिज्म बन गया है। मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स दोनों ने ही इसे ज्यादा से ज्यादा वे अपना रहे हैं। डिजिटल और फिनटेक क्षेत्र में भारत के विकास का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में व्यापार को आसान करने और जीवन को सुगम बनाने में सुविधा प्रदान की गई है। इससे प्रशासन और जन सेवा तंत्र को दुरुस्त करने में भी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान नागरिकों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे गए और भारत अब डिजिटल भुगतान में एक अग्रणी देश बन चुका है। डिजिटल इंडिया अभियान ने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स को भी संभव बनाया है। ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये परिकल्पना पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की 2018 की सिंगापुर यात्रा के दौरान की गई थी। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि दो भुगतान प्रणालियों का संपर्क अब साकार रूप से हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली कम खर्च में तेज और सुविधाजनक पैसे भेजने की सुविधा देगी व इस प्रणाली से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। विधानसभा के बजट सत्र के आज दूसरे दिन की कार्रवाई हंगामे भरपूर रही। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के तहत कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष द्वारा कई मुद्दों के बारे में शोर शराबा किया गया। प्रश्नकाल के दौरान विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर कैबिनेट मंत्रियों की ओर से दिए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि निगम का गठन एक कल्याणकारी योजना के तहत किया गया है। जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है और जिन परिवारों में कोई भी सरकारी नौकरी वाला सदस्य नहीं है, उसको निगम के माध्यम से दिए जाने वाले रोजगार में प्राथमिकता दी जा रही है। पोर्टल बनाया गया है, ट्रांसपेरेंट है। उसमें पहली प्राथमिकता जो पहले से एक्सपीरियंस लोग हैं उनको लिया जाता है।
अगर एक्सपीरियंस लोग उपलब्ध ना हो तो फिर उस पोस्ट के लिए उसी पोर्टल में एक एडवर्टाइजमेंट दे करके कि ये हमारे पास इतनी सीटें हैं, अगर कोई और अप्लाई करना चाहता है अप्लाई करे। इसके अंदर बिल्कुल मार्क्स दिए जाते हैं कि उस परिवार की वार्षिक आय ये कितनी है। कम आय है उसको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये वेलफेयर स्कीम के माध्यम से हम चाहते हैं जिसके घर में मानो नौकरी नहीं है, गरीब है, उसको कम से कम आउटसोर्सिंग का अवसर मिल जाए। एक और प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नूंह जिले के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को विशेष भत्ते का बकाया मिलेगा। इंसेंटिव इस नाते से दिया गया था। हाँ, ये ठीक है कि चौके केवल डॉक्टर्स का था, डिपार्टमेंट ने ये कहा कि डॉक्टर के साथ बाकियों को दिया जाए। वो फाइल चली, किन्हीं कारणों से वो फाइल देर हुई, लेकिन अब वो फाइल होगी। जब से बंद हुआ अगस्त ऑनवर्ड उसका एरियर्स वो भी दिए जाएंगे, इसकी चिंता नहीं करो। लेकिन बाकी सबको भी अब जब शुरू करेंगे उस समय से वो दिया जाएगा, डॉक्टर्स को मिलेगा। विधानसभा में पीपीपी के मुद्दे पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि 2 वर्ष पहले सरकार ने ये व्यवस्था शुरू की थी, जिसमें कुछ गलतियों को सुधारा गया है और 72 लाख परिवारों का डाटा सरकार ने इकट्ठा किया है। पीपीपी के आधार पर ऐसे परिवारों की पहचान की गई है जिनकी आय 1,80,000 से अधिक थी। उनके राशन कार्ड काटे गए हैं और योग्य परिवारों की पहचान कर उन्हें इस योजना से जोड़ा गया है। विधानसभा में आज अभय चौटाला की ओर से हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और पंचायतों का मुद्दा भी उठाया गया। हवाई अड्डे के बारे में पूछे प्रश्न के उत्तर से अभय चौटाला संतुष्ट नहीं हुए। अभय चौटाला और अध्यक्ष के बीच तीखी बहस हुई। अध्यक्ष ने अभय चौटाला को सदन से बाहर कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार पराली जलाने की चुनौतियों को आर्थिक लाभ के अवसरों में बदलने की हर संभव कोशिश करेगी, ताकि किसान को आर्थिक लाभ मिले और पर्यावरण भी स्वच्छ रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के मोहाली में पराली एक पूंजी, कुशल पराली प्रबंधन, समय की आवश्यकता विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में वैज्ञानिक भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पराली और पानी का प्रबंधन समय की मांग है। हरियाणा ने पराली जलाने के मामलों को कम करने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं। प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में 40% की कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी के विवाद को आपसी सहयोग से सुलझाना चाहिए। उन्होंने बताया कि हरियाणा पहले ही दिल्ली को 250 क्यूसेक अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवा रहा है। उनको सचेत किया है और उसके कारण से मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा किसानों का। उन्होंने उस बात को माना भी है और हमारे यहाँ केसेस बहुत कम हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ 6,700 केस जो पिछले साल थे, इस साल जो 1 साल के बाद वो केसेस 3,800 रह गए हैं। उसका हमने 40% कम किया है। थोड़ा सख्ती भी बरती है। ये पानी वाले विषय पर हमको मिल करके कोई ना कोई समस्या का हल निकालना चाहिए। पानी एक राष्ट्रीय संपत्ति है। दिल्ली को हम 300-250 क्यूसेक पानी ज्यादा दे रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बीच में हुई कि इतने पानी की आवश्यकता पीने की पूरी करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पराली प्रबंधन पर कदम उठाते हुए किसानों को पराली न जलाने पर 1,000 रुपये प्रति एकड़ तथा 50 रुपये प्रति क्विंटल इंसेंटिव के रूप में दिया जा रहा है। सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए अनेक नए कार्यक्रमों को लागू किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली को मशीनों और डीकंपोजरों के माध्यम से अवशेषों में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में उपयोग किया जा रहा है। साथ ही पराली से किसानों की आय में बढ़ोतरी हो, इसके भी प्रयास जारी हैं। किसानों के लिए बहुत सी ऐसी मशीनें उनको उपलब्ध कराई हैं, बेलर उपलब्ध कराए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर से जो किसान नहीं खरीद सकते हैं, उनको हायरिंग सेंटर से ये मशीनरी उपलब्ध कराई है। सब्सिडी भी दी है। पहले हमने 1,000 रुपया पर एकड़ बेलिंग करने के लिए सब्सिडी शुरू की। उस 1,000 को बढ़ा करके हमने टोटल पैकेज अब 25 रुपया टन ये उसका तय किया है। पैसा इसी वर्ष तय किया है और उसका हमको लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के माध्यम से सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे जल संरक्षण में काफी मदद मिली है और किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ हुआ है। किसानों ने कम पानी की खपत वाली फसलों को अपनाना शुरू कर दिया है।
होडल के नागरिक अस्पताल पलवल में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार ने बताया कि जिले में दिव्यांग व्यक्तियों को सरकार की तरफ से यूडीआईडी कार्ड बनवाए जा रहे हैं। जिला में 40% या उससे अधिक दिव्यांग प्रमाण पत्र रखने वाले दिव्यांग यूडीआईडी कार्ड अवश्य बनवाएं। हितेश कुमार ने बताया कि जिले में विभिन्न 5 स्थानों पर 27 फरवरी तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 22 और 23 को पलवल के सिविल हॉस्पिटल में लगेगा, 24 एंड 25 को हतीन में लगेगा एंड 26 एंड 27 को प्रतला एंड बडोली में लगेगा। पर्पज ये है कि जितने भी पलवल में दिव्यांगजन भाई बहन है जिनके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है और उन्होंने अप्लाई कर दिया है या अप्लाई नहीं किया है, तो वो जाके जल्दी से सीएससी पे अप्लाई करें, और अप्लाई कर दिया और असेसमेंट पेंडिंग है तो वो इन डेट्स पे पर्टिकुलर सेंटर पे जाके अपना असेसमेंट कराएं ताकि यूडीआईडी कार्ड मिल सके। होडल नागरिक अस्पताल के एसएमओ चरण सौरौत ने दिव्यांगों से कैंप में आकर अपना प्रमाण पत्र बनवाने की अपील की ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। दिव्यांग सोनू ने बताया कि सरकार द्वारा ये अच्छी पहल की गई है। दिव्यांगजनों को पलवल जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि होडल के नागरिक अस्पताल में ही प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। मुझे अपना जो हैंडीकैप्ट सर्टिफिकेट है वो दोबारा से रिन्यू कराना था। मेरा काम हो गया है सर, फ़ायदा तो हो गया है। जब हमारा पूरा दिन निकल जाता है इसमें, अब हमें कुछ घंटे में राहत मिल गई है, क्योंकि आसपास के गांव के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं आ पाते अपने आप, उन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। तो अब वो अपने किसी के सहारे आए तो वो आसानी से आ सकें। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार इस बार 3 से 10 नवंबर तक सूरजकुंड दीपावली मेला का आयोजन करवाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की परिकल्पना के अनुसार दीपावली मेले को भी योजनाबद्ध तरीके से करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूरजकुंड दीपावली मेले से स्वदेशी शिल्प व कला को बढ़ावा मिलेगा। ये मेला स्वदेशी उत्पाद पर आधारित होगा और वोकल फॉर लोकल की सार्थकता को सिद्ध करेगा। इसमें प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना पर भी फोकस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले को सफल बनाने में प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी, जिला प्रशासन, मेला प्रबंधन, पर्यटन विभाग तथा पुलिस विभाग का बड़ा योगदान रहता है। कला और संस्कृति विभाग ने भारत भर के लोक कलाकारों को छोटी व बड़ी चौपाल पर जगह देकर बहुरूप दर्शन तस्वीर पेश की है। यह मेला पूरी तौर पर आत्मनिर्भर भारत की जो थीम है उस पर हम इसको आयोजित करेंगे। और जो दिवाली मेला है तो दिवाली के आसपास जो दुनिया के सामानों से भारत का बाजार भर जाता है, वो इस बार हम यहाँ पर इस मेले के अंदर उसको एंट्री नहीं होने देंगे। और नए रूप के अंदर ये मेला, एक दिवाली मेला तो हिंदुस्तान में जगह जगह बहुत सारे देखे हैं, पर उन सबसे अलग हटके इस बार ये आयोजन होगा। ये नया मेला नए रूप में आपको सूरजकुंड पर दूसरा मेला अच्छे स्तर के ऊपर आपको दिखाई देगा। हमारा जो प्रयास था कि पिछली बार जो कमियां आई थी उसको हम कितना ठीक कर पाते हैं, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था थी, चाहे वो सफाई की व्यवस्था थी, चाहे वो आप लोगों के मीडिया वालों की जो दिक्कतें पिछली बार में आई थी उसको शार्ट आउट करने की बात थी, जो दुकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार की बातें आती थी उसको रोकने की बात थी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 39वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन आगामी 11 से 13 मार्च तक चरखी दादरी में किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का नोडल अधिकारी डॉक्टर सुखदेव राठी को बनाया गया है। भिवानी के पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर जसवंत जून ने बताया कि प्रदर्शनी में प्रदेश भर के उत्तम नस्ल के 50 वर्गों के पशु हिस्सा लेंगे। इस पशु प्रदर्शनी में लगभग 12,000 पशु और 40,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। जिले के सभी पशु चिकित्सकों को अपने अपने क्षेत्र में उत्तम नस्ल के पशुओं को छांटने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। बाद में उत्तम पशुओं का चयन उप मंडल अधिकारी और उप निदेशक द्वारा किया जाएगा। जिले के गांव बलियाली के पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवान ने बताया कि उत्तम नस्ल के पशुपालक अपने पशु चिकित्सकों के पास अपने पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भेजी जा सके। पशुपालक जयसिंह व बलवान ने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा हर वर्ष राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन करवाना एक सराहनीय कदम है। इससे पशुपालकों में उत्तम नस्ल के पशु पालने की भावना जागृत होती है और प्रदेश में अच्छा पशुधन तैयार होता है। आसपास आदमी पहुंचने की उम्मीद है। आज हमने बड़ियाड़ी में भी उत्तम नस्ल के पशुओं को चेक किया
और जो पशु मेले में जाएंगे उनके बारे में पशुपालकों को बताया कि वे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, पशु के कान में 12 अंकों का टैग लगवाएं, अगर लगा हुआ है तो पहले से फिर तो ठीक है, नहीं तो दोबारा लगवाएं, और साथ में फैमिली आईडी भी होनी चाहिए। इसी तरह से जिले के अन्य पशु चिकित्सक भी अच्छी नस्ल के पशुओं के चयन के लिए घर घर जाकर देख रहे हैं किन के उत्तम नस्ल के पशु हैं। उत्तम नस्ल के पशुओं को वहाँ कर लेके जाएं, और जिसके पास पशु भी नहीं है उन्हें भी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने से पशुपालन विभाग की जानकारी मिलेगी, उत्तम नस्ल के पशुओं को देखने का मौका मिलेगा और इससे पशु पालने में प्रोत्साहन मिलेगा। ये जो सरकार द्वारा जो पशुओं के लिए जो प्रदर्शनी लगाई जा रही है सरकार द्वारा, ये सरकार ने हर साल लगानी चाहिए। इससे पशुओं की जो है ऊंच नस्ल के पशु तैयार करते हैं किसान, इससे किसान को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर मोटे अनाज के इस्तेमाल के बारे में लोग जागरूक हो रहे हैं और इन्हें अपने आहार के तौर पर अपना रहे हैं। कैथल जिला की सिवन ब्लॉक के एक डेरे की एक 71 वर्षीय वृद्ध प्रगतिशील महिला किसान गुरजीत कौर का दावा है कि अब प्रधानमंत्री की मिलेट्स यानी मोटे अनाज के बारे में की गई अपील का किसानों पर असर होगा और मोटे अनाजों की खेती की ओर रुझान बढ़ेगा। मोटा अनाज खाकर लोगों को अनेक गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, जिससे पूरा समाज और देश स्वस्थ होगा। साथ ही प्रधानमंत्री का स्वप्न भी साकार हो जाएगा। इस महिला ने बातचीत में कहा कि 2018 से वह अपने खेत में मोटे अनाज की खेती और प्राथमिक खेती के साथ साथ मेडिसिन प्लांट, फलों का बाग और फूलों की खेती कर रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए वह स्वयं अपने खेत में प्राकृतिक जैविक खाद और कैंचुओं की खाद तैयार करती है। ये पुरातन किस्म की गेहूं, धान और मोटे अनाज जैसे कि कुटकी, स्वांक, रागी, कोधरा, बाजरा, कांगनी सहित अन्य किस्म की फसलों की खेती कर रही है। महिला ने बताया कि अन्य राज्यों से किसान मोटे अनाज और प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। मैं 2018 से कर रही हूँ और उसके बाद मैंने उगा के खा के भी देखे हैं और इसमें सभी तरह की बीमारियों से हम बच सकते हैं। गादर अली जी बोलते हैं कि सफ़ेद चावल छोड़ दो, कणक छोड़ दो और ये मिलेट्स खाओ, तो इससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो अब हमें बहुत खुशी हुई है कि अब सरकार भी हमारा साथ देगी और हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की मिलेट्स की खेती और लोगों द्वारा मोटे अनाज को खाने को लेकर यूएनओ ने इंटरनेशनल मिलेट्स 2023 वर्ष घोषित किया। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति के निर्देशन पर हरियाणा के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसानों को मिलेट्स बारे जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले किसानों ने कहा कि सभी किसानों को मिलेट्स की खेती की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें हमारी भारतीय संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारे जो बुजुर्ग मोटे अनाज खाकर तंदुरुस्त रहते थे, चुस्त रहते थे, उसको भी हमारी नवयुवक पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। इससे हम प्रधानमंत्री का पूरा सहयोग करना चाहते हैं तथा हम अपने खेतों में भी पूरा परिवर्तन लाना चाहते हैं और मोटा अनाज उगाकर हम देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हमारे बुजुर्ग भी ये मोटा अनाज खाते थे और बढ़िया फसल उगाते थे और स्वस्थ रहते थे। बाजरा भी खाते थे, ज्वार भी थी, सब बढ़िया काम करते थे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।